दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां क्यों लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूती है, जबकि अन्य संघर्ष करती रहती है? इसका राज छिपा है उनके नेतृत्व में, उनके कर्मचारियों के प्रति उनके दृष्टिकोण में। एक ऐसा नेतृत्व जहां कर्मचारी महसूस करते हैं कि उनका सम्मान किया जाता है और उनकी परवाह की जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं साइमन सिनेक की बेस्ट सेलर किताब लीडर्स ईट लास्ट के बारे में। इस किताब में सिनेक हमें बताते हैं कि कैसे सच्चे नेता अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं, उनके विश्वास को जीतते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। विश्वास, सुरक्षा और पारदर्शिता का माहौल बनाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नेतृत्व एक ऐसा माहौल बना सकता है जहां कर्मचारी सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां उनके विचारों का महत्व है और जहां वे अपने डर को साझा कर सकते हैं। कैसे नेतृत्व टीम को एकजुट करता है और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा के लिए जहां हम समझेंगे कि कैसे नेतृत्व एक टीम को एकजुट करता है और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कैसे आप भी एक प्रभावशाली नेता बन सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को कभी न चूकें। भाग 1। सुरक्षित महसूस करने की हमारी जरूरत। कई उन्नत देशों के विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में जब श्रमिकों को परिवार में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है, जैसे कि बच्चे का जन्म या गोद लेना, तो राज्य दर राज्य उनके लिए सवेतन अवकाश के प्रावधान सीमित है। जब नियोक्ता इन घटनाओं के लिए अतिरिक्त भुगतान वाली छुट्टी प्रदान नहीं करते हैं, तो माता पिता जल्द से जल्द काम पर लौटने के लिए बाध्य हो सकते हैं तथा नए बच्चे को दूसरे माता पिता के पास या चाइल्ड केयर में छोड़ सकते हैं। कर्मचारियों को पारिवारिक विकास के दौरान अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति देने से तनाव कम होता है, उन्हें अपनी नौकरी के बारे में अधिक सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलती है और अधिक संतुलित जीवन को बढ़ावा मिलता है। निस्वार्थ कार्य और पारस्परिक संबंध एक नेता को तनाव मुक्त कर्मचारी रखने में सहायता करते हैं। सच्चा मानवीय नेतृत्व संगठन को आंतरिक प्रतिद्वंद्विता से बचाता है, जो संस्कृति के लिए हानिकारक हो सकती है। जब कर्मचारी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो इससे समग्र रूप से संगठन मजबूत होता है, क्योंकि आंतरिक विकास के लिए विश्वास और सहयोग आवश्यक है। नेता होना माता पिता होने के समान है और कंपनी एक नए परिवार के समान है, जो बीमारी और स्वास्थ्य में अपने सदस्यों की देखभाल करेगी। यदि कंपनी सफल होती है, तो कर्मचारी कंपनी के नाम को कंपनी परिवार के प्रति अपनी निष्ठा के प्रतीक के रूप में अपना लेंगे। जब किसी संगठन के नेता अपने कर्मचारियों की बात सुनते हैं, तो इससे सहयोग और गौरव की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिसमें कर्मचारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। जब ऐसी संस्कृति विकसित हो रही हो जिसमें लोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए स्वाभाविक रूप से एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो धन को लोगों के अधीनस्थ के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। कर्मचारी स्वयं को मूल्यवान महसूस करते हैं और एक दूसरे के लिए काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा दायित्व की भावना का स्थान गर्व की भावना ले लेती है। अब काम से डर नहीं लगता, बल्कि उसका स्वागत किया जाता है। धमकी, अपमान, अलगाव, मूर्खता, बेकारपन और अस्वीकृति का एहसास, ये सभी तनाव पैदा करने वाले तत्व हैं, जिनसे नेताओं को बचना चाहिए। यह मानवीय मूल्यों और विश्वासों पर आधारित एक मजबूत संस्कृति का निर्माण करके निर्णय लेने की शक्ति, विश्वास, सहानुभूति प्रदान करके और संगठन के भीतर सुरक्षा चक्र की स्थापना करके पूरा किया जा सकता है। कमजोर नेता वे होते हैं जो सुरक्षा चक्र का लाभ केवल अपने साथी वरिष्ठ अधिकारियों और कुछ चुनिंदा लोगों तक ही पहुंचाते हैं। दूसरी ओर, मजबूत नेता सुरक्षा चक्र का विस्तार करते हुए संगठन के लिए काम करने वाले सभी लोगों को इसमें शामिल कर लेते हैं। कार्यस्थल पर तनाव और चिंता मुख्य रूप से काम के कारण नहीं बल्कि खराब प्रबंधन और नेतृत्व के कारण होती है। जब कर्मचारियों को यह विश्वास हो जाता है कि उनकी भलाई को महत्व दिया जा रहा है और उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो तनाव का स्तर कम हो जाता है। कर्मचारियों का तनाव और चिंता का स्तर तब बढ़ जाता है जब उन्हें लगता है कि उनके नेता केवल अपने हितों की परवाह करते हैं या कर्मचारियों की अपेक्षा कंपनी के आंकड़ों को प्राथमिकता देते हैं। कर्मचारियों को कंपनी के प्रति कोई वफादारी महसूस नहीं हो सकती है, और यदि उनमें अपनेपन की भावना या पैसे और लाभों के अलावा बने रहने का कोई कारण नहीं है, तो वे नौकरी बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं। भाग 2। शक्तिशाली ताकतें।
हमारी जीव विज्ञान और सहयोग की आवश्यकता दोनों ही हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम एक साथ मिलकर खतरे का सामना करते हैं तो हम सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि कुछ नेताओं का मानना है कि आंतरिक तत्परता या दबाव की भावना पैदा करना बाहरी चुनौतियों के दौरान कर्मचारियों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के अनुसार यह सत्य नहीं है। मनुष्य में एक जैविक तंत्र होता है जो उसे समूह में अधिक सुरक्षित महसूस कराता है। शक्तिशाली समुदाय के सदस्यों को निर्णय लेने के लिए पुरस्कृत किया गया तथा उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समुदाय के अन्य लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मिले। मानव उपलब्धि और सहयोग हार्मोनों से प्रेरित होते हैं। एंडोर्फिन लोगों को उनकी उपलब्धियों के बारे में अच्छा महसूस कराता है और डोपामाइन उन्हें दर्द के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। जब लोग सकारात्मक ढंग से बातचीत करते हैं तो सेरोटोनिन उन्हें सम्मान पाकर अच्छा महसूस कराता है और ऑक्सीटोसिन प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। सहयोग और दूसरों का ख्याल रखने से सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा, तृप्ति, अपनापन, विश्वास और सौहार्द की भावना पैदा होती है। इससे हमें बेहतर नेता, अनुयायी, मित्र, साझेदार और विश्वासी बनने में मदद मिल सकती है। साथ ही सुरक्षा का एक चक्र भी निर्मित हो सकता है, जिसमें तनाव कम होता है, संतुष्टि बढ़ती है और विश्वास बढ़ता है। जब ये सामाजिक प्रोत्साहन कम हो जाते हैं तो हम अधिक स्वार्थी और आक्रामक हो जाते हैं, नेतृत्व कमजोर पड़ जाता है, सहयोग कम हो जाता है तथा तनाव, व्यामोह और अविश्वास बढ़ जाता है। इससे एक दुष्चक्र शुरू हो सकता है जिसमें हम अपने सहकर्मियों का जितना कम ध्यान रखेंगे वे हमारा उतना ही कम ध्यान रखेंगे और अंततः सभी को नुकसान होगा। जिन लोगों का परिवार और मित्रों का नेटवर्क मजबूत होता है वे हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं, जबकि जो लोग असामाजिक वीडियो गेम खेलते हैं या धूम्रपान करते हैं उनमें स्वार्थी हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होने देते, जिसके परिणामस्वरूप संभावित सुधार की संभावना समाप्त हो जाती है। जब लोग अपने व्यक्तिगत अस्तित्व या कार्यस्थल पर सुरक्षा के बारे में चिंतित होते हैं तो उनके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम होते हैं जो उनके जीवन को छोटा कर सकते हैं। तनावग्रस्त कर्मचारी सहयोग नहीं करते क्योंकि उनका ध्यान अपने निजी हितों पर अधिक रहता है। जिन कर्मचारियों को अपनी नौकरी खोने की चिंता नहीं है उनके सहयोग करने की संभावना अधिक होती है। कुछ नियोक्ता कर्मचारी तनाव को कम करने के वैकल्पिक तरीकों की तलाश करते हैं जो हमेशा कॉरपोरेट संस्कृति में सुधार से संबंधित नहीं होते हैं। एक प्रवृत्ति ध्यान कार्यक्रमों की बढ़ती हुई स्थापना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के तनाव को कम करना, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और रचनात्मकता को प्रेरित करना है। हालांकि यदि कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं तो ध्यान या योग कार्यक्रमों से तनाव में कमी लाना दीर्घकालिक समस्या का केवल अल्पकालिक समाधान होगा, जो उत्पादकता और टीम वर्क को कमजोर करता रहेगा। मजबूत रिश्ते बनाने और लोगों की भलाई को संख्याओं से ऊपर रखने से विश्वास बढ़ता है और ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है, जो तनाव और कॉर्टिसोल के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। परिणामस्वरूप तनाव कम करना और कार्यजीवन संतुलन प्राप्त करना न केवल नौकरी की प्रकृति या काम किए गए घंटों की संख्या पर निर्भर करता है, बल्कि ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन के स्राव पर भी निर्भर करता है। भाग 3। वास्तविकता। नियमों का उद्देश्य चीजों को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाना है। हम लोगों पर भरोसा करते हैं कि वे न केवल नियमों का पालन करेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि उन्हें कब तोड़ना है। नेताओं को अपने अनुयायियों को नियम सिखाना चाहिए, उन्हें सक्षम बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए तथा उनमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। अपने कर्मचारियों का विश्वास जीतने के लिए एक नेता को सभी के साथ ईमानदार होना चाहिए। हमारा आदिम लिम्बिक मस्तिष्क हमारी भावनाओं, विश्वास करने, सहयोग करने, सामाजिकता और समुदाय बनाने की क्षमता को नियंत्रित करता है, जबकि नियोकॉर्टेक्स हमें कार्य पूरा करने में मदद करता है। यह हमारी सहज प्रतिक्रियाओं और निर्णयों के साथ साथ दूसरों के साथ मजबूत भावनात्मक बंधन बनाने का भी प्रभारी है। विश्वास और प्रतिबद्धता वे भावनाएं हैं जो हम अपने लिम्बिक मस्तिष्क में गहराई से जारी रासायनिक प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप अनुभव करते हैं। भाग 4। हम यहाँ कैसे पहुँचे। 1980 के दशक से घाटे की भरपाई के लिए एक व्यावसायिक रणनीति के रूप में छंटनी अधिक लोकप्रिय हो गई, इस तथ्य के बावजूद कि इससे कर्मचारियों में अपनी नौकरी की सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ गई।
जो कर्मचारी अपनी नौकरी की संभावनाओं को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं, वे स्वार्थी होकर कार्य कर सकते हैं या स्वयं को बचाने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि जुलाई 2016 में 1.6 मिलियन से अधिक लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, विश्लेषकों ने सितंबर 2016 में नोट किया कि नौकरी से निकाले गए लोगों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह 3 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। आज कंपनियां हर तिमाही में और हर उद्योग में छंटनी की घोषणा करती है, और जिस स्तर पर वे ऐसा करती है वह नियुक्ति और बेरोजगारी के साथ साथ एक आर्थिक संकेतक है। जब कोई संगठन लोगों की छंटनी करता है तो इससे उन्हें अल्पावधि में लाभ होता है, लेकिन इससे दीर्घावधि में उपभोक्ताओं की नज़रों में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है और दीर्घावधि में समाज पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए छंटनी की दर अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का संकेत दे सकती है और भविष्य में कुछ कारकों की भविष्यवाणी कर सकती है। क्योंकि छंटनी किए गए कर्मचारी नौकरी की तलाश करते हैं और बेरोजगारी लाभ प्राप्त करते हैं। नेतृत्व की यह नई प्राथमिकता विश्वास और सहयोग की नींव को हिला देती है। वर्तमान कार्य वातावरण विश्वास करने और सहयोग करने की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति को कमजोर करता है तथा इसके बजाय डोपामाइन चालित प्रदर्शन प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत उपलब्धि को बढ़ावा देता है। इस असंतुलन के कारण शेयर बाजार में गिरावट और संगठनात्मक अस्थिरता पैदा होती है। इस प्रणाली को बदलने में विफलता एक दुष्चक्र पैदा करती है जो हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट स्थिरता को खतरे में डालती है। एनरॉन, टाइको, वर्ल्डकॉम और लेहमैन ब्रदर्स ऐसी कंपनियों के उदाहरण हैं जो इस असंतुलन के परिणामस्वरूप असफल हो गई। हमारी रासायनिक प्रोत्साहन प्रणाली का निर्माण हमें भौतिक दुनिया में प्रबंधन और प्रगति करने में सहायता करने के लिए किया गया था, जहां हम सीमित संसाधनों और उच्च जोखिमों के साथ छोटे समूहों में रहते थे। हालांकि आज की समृद्ध दुनिया में हमारा सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो सकता है और क्षतिग्रस्त हो सकता है। बहुतायत हानिकारक हो सकती है क्योंकि यह चीजों के मूल्य को अमूर्त कर देती है और हमारे रिश्तों सहित उन चीजों के प्रति हमारे मूल्य को कम कर देती है। भाग 5 अमूर्त चुनौती। चूंकि वे अपने कारोबार का प्रबंधन स्क्रीन और स्प्रेडशीट पर करते हैं, इसलिए बड़ी कंपनियों के नेता अक्सर मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किए बिना निर्णय ले लेते हैं। मिलग्राम के प्रयोग के अनुसार निर्णय लेने पर अमूर्तता के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उच्च अधिकार की भावना, जैसे कि बाध्यकारी उद्देश्य या नैतिक संहिता, की आवश्यकता होती है। जब नेता संख्या की अपेक्षा लोगों को प्राथमिकता देते हैं, तो इससे कर्मचारियों को एक स्थिर, नैतिक तरीके से एक साझा दृष्टिकोण का अनुसरण करने और उस दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलती है। संख्याएं अपना मानवीय संबंध खो सकती है और अर्थहीन हो सकती है। हम दृश्य जानवरों के रूप में उन चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि जरूरतमंद व्यक्ति या बेहतर भविष्य की स्पष्ट दृष्टि। हालांकि जब संख्याएं ही एकमात्र ध्यान का विषय होती है, तो हम लोगों और भविष्य पर अपने निर्णयों के प्रभाव को भूल जाते हैं। नियम 1, इसे वास्तविक रखें, लोगों को एक साथ ला। ऑनलाइन समुदाय शर्मीले लोगों को अपनी बात कहने का मौका देते हैं, लेकिन वे कुछ लोगों को ऐसे तरीके से व्यवहार करने की भी अनुमति देते हैं जैसा वे वास्तविक जीवन में नहीं करते। ऑनलाइन बातचीत में गुमनामी और दूरी के कारण लोग अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं, जिसमें एक दूसरे को भद्दी बातें कहना भी शामिल है। प्रेम और विश्वास पर आधारित वास्तविक मित्रता के विपरीत, ऑनलाइन बातचीत से उत्पन्न सकारात्मक भावनाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती है तथा समय की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती। वास्तविक, जीवंत मानवीय संपर्क वह तरीका है जिससे हम किसी चीज का हिस्सा महसूस करते हैं, भरोसा बनाते हैं और दूसरों के लिए सहानुभूति विकसित करते हैं। यह वह माध्यम है जिसके जरिए हम नवाचार करते हैं। नियम 2, इसे प्रबंधनीय रखें और डनबर के नंबर पर टिके रहे। हम स्वाभाविक रूप से जिन घनिष्ठ रिश्तों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, उनकी संख्या 150 लोगों को एक मानव समूह के लिए इष्टतम आकार बनाती है। ऐसा समय की कमी और सीमित मस्तिष्क क्षमता के कारण होता है, क्योंकि हम सभी के साथ विश्वास का गहरा रिश्ता नहीं बना सकते या सभी को याद नहीं रख सकते। जब समूह में 150 से अधिक लोग होते हैं, तो सामाजिक व्यवस्थाएं टूट जाती है और लोगों द्वारा कड़ी मेहनत करने तथा एक दूसरे की मदद करने की संभावना कम हो जाती है। लागत बचत पर जोर दिए जाने के बावजूद, किसी संगठन के बड़े पैमाने पर प्रबंधन के लिए मानवीय संबंधों की मजबूती महत्वपूर्ण है। नियम 3, जिन लोगों की आप सहायता कर रहे हैं, उन्हें जानें।
अपने प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को देखकर हमें और अधिक मेहनत करने तथा अधिक कार्य पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। एक अध्ययन के अनुसार जिन श्रमिकों के समूह को छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता से मुलाकात मिली, जिनकी उन्होंने सहायता की थी, उनकी बिक्री और फोन समय में वृद्धि हुई, जबकि नियंत्रण समूह से मुलाकात नहीं हुई, या तीसरे समूह ने केवल अपने प्रबंधक से अपने काम के प्रभाव के बारे में सुना। अपने बॉस द्वारा हमारे काम के महत्व के बारे में बताए जाने की तुलना में इसका प्रभाव स्वयं देखना अधिक शक्तिशाली है। नियम 4, उन्हें समय के साथ साथ पैसा भी दे। पैसा भविष्य के सामान या सेवाओं के लिए एक वचन पत्र है जो मूर्त संसाधनों या मानव प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे आदिम मस्तिष्क के लिए इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, जो धन पर सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देता है। परिणामस्वरूप जो व्यक्ति हमें बड़ी रकम देता है वह हमारे लिए उतना मूल्यवान नहीं हो सकता जितना वह व्यक्ति जो हमारे लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करने को तैयार है। नियम नंबर 5, धैर्य रखें। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अधीरता और तत्काल संतुष्टि से संचालित होती है तथा प्रौद्योगिकी हमें जो चाहिए उसे तुरंत प्राप्त करने की अनुमति देती है। हालांकि चुनौतियों का सामना कर सकने वाले भरोसेमंद रिश्ते विकसित करने में समय लगता है और इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। हालांकि यह अज्ञात है कि किसी पर भरोसा करने में कितना समय लगता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि धैर्य की आवश्यकता होती है, जिसे किसी भी ऐप या तकनीक से जल्दबाजी में हासिल नहीं किया जा सकता। भाग 6, विनाशकारी बहुतायत। नेतृत्व सबक 1, जैसे जैसे संस्कृति विकसित होती है वैसे वैसे कंपनी भी विकसित होती है। मजबूत कॉरपोरेट संस्कृतियां कर्मचारियों की व्यक्तिगत पहचान और कंपनी के प्रति लगाव को बढ़ावा देती है। जब सांस्कृतिक मानक प्रदर्शन मापदंडों की ओर स्थानांतरित होते हैं तो विश्वास और सहयोग को नुकसान पहुंचता है, जिसके परिणामस्वरूप कमजोर संस्कृतियां पैदा होती है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नैतिक व्यवहार पर हावी हो जाता है। उदाहरण के लिए सिटी ग्रुप की संस्कृति समस्याग्रस्त थी क्योंकि कर्मचारियों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल था जो संभवतः कमजोर सुरक्षा चक्र के कारण था। यह तब स्पष्ट हो गया जब लेखिका के बॉस ने अपनी स्थिति बचाने के लिए जानबूझकर सौदा करने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखिका असफल हो जाए। यह व्यवहार कॉर्टिसोल समृद्ध असुरक्षित संस्कृति का संकेत है, जिसमें व्यक्ति संगठन की भलाई के बजाय अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देते हैं। हर कोई अपने सहकर्मियों से पीछे रह जाने से डरता था, जिससे एक असुरक्षित माहौल पैदा हो गए। यह संस्कृति आवश्यक बजट कटौती का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक प्रणालीगत समस्या थी। नेतृत्व का पाठ 2, संस्कृति नेता का अनुसरण करती है। जो नेता अपनी गलतियों और ज्ञान के अंतराल के बारे में खुले तौर पर बात करते हैं, वे एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा अपनी गलतियों और समस्याओं को साझा करने की अधिक संभावना होती है। असुरक्षित संगठनों में लोग आत्मरक्षा के लिए अपनी गलतियों को छिपाते हैं, जिससे बाद में बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। नेतृत्व सबक 3, ईमानदारी महत्वपूर्ण है। जब नेताओं पर अपने हितों को लाभ पहुंचाने या जवाबदेही से बचने के लिए सच्चाई को तोमरोड़ कर पेश करने का संदेह होता है, तो उन पर हमारा भरोसा कम हो जाता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन उन पर भरोसा नहीं करना चाहता। निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही सभी नेतृत्व में विश्वास के घटक है। हम विश्वास का निर्धारण करने के लिए अन्य लोगों की जानकारी और कार्यों का लगातार मूल्यांकन करने के लिए तैयार रहते हैं। विश्वास समय के साथ लगातार किए गए कार्यों और इरादों के माध्यम से अर्जित किया जाता है, न कि केवल एक बातचीत या बयान से। ईमानदारी एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हमारे शब्द और कर्म हमारे इरादों के अनुरूप होते हैं। ईमानदारी की कमी सबसे अच्छे रूप में पाखंड है और सबसे बुरे रूप में धोखा है। व्यापार जगत में ईमानदारी की कमी का एक आम संकेत यह है कि जब नेता सच्चाई के बजाय वही कहते हैं जो दूसरे सुनना चाहते हैं। नेतृत्व पाठ 4, मित्रता महत्वपूर्ण है। सही मायने में नेतृत्व करने के लिए सभी नेताओं को हॉल में चलना चाहिए और उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जिनकी वे सेवा करते हैं। जब हम उन लोगों से अलग हो जाते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, तो हम उन लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ज़रूरतों पर अधिक ध्यान देते हैं जिनके लिए हम जिम्मेदार हैं। सहयोग का अर्थ सहमति नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करना, ताकि उन लोगों को लाभ हो जो हमारी सुरक्षा पर निर्भर है। नेतृत्व का पाठ 5, संख्याओं से नहीं, उदाहरण से नेतृत्व करे। जो नेता इतने विनम्र होते हैं
कि वे संगठन में शक्तियों का वितरण कर पाते हैं, वे कंपनी को मजबूत बना सकते हैं और उसे एक व्यक्ति पर कम निर्भर बना सकते हैं, जिससे नेता के चले जाने के बाद भी कंपनी चलती रह सकती है। यह मॉडल सुरक्षा चक्र के प्रबंधन और कर्मचारियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करके समय के साथ उच्च टीम प्रदर्शन की ओर ले जाता है। नतालिया लोरिनकोवा के शोध के अनुसार सशक्त नेता के नेतृत्व वाली टीमें निर्देश देने वाले नेता के नेतृत्व वाली टीमों से बेहतर प्रदर्शन करती है। अंत में, एक मजबूत और सुरक्षित टीम संस्कृति विकसित करना किसी कंपनी की दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राहक कभी भी किसी कंपनी को तब तक पसंद नहीं करेंगे जब तक कि कर्मचारी पहले उसे पसंद करे। भाग 7। नशेड़ियों का समाज। प्रसूति ज्वर के प्रसार और आधुनिक व्यावसायिक संस्कृति के बीच संबंध चिंताजनक है। आधुनिक युग में हमारे वैज्ञानिक अब व्यवसाय बन गए हैं जो मैट्रिक्स, दक्षता, लीन, सिक्स सिग्मा, निवेश पर रिटर्न और अनुभवजन्य डेटा के आधार पर निर्णय लेते हैं। हालांकि इससे प्रायः प्रबंधकों पर निर्भरता बढ़ जाती है और काम कर रहे लोगों को देखने में असफलता होती है। जैसे जैसे चीजें अमूर्त और बड़े पैमाने पर होती जाती है, हम उन पर नजर रखने के लिए संख्याओं पर अधिक निर्भर होते जाते हैं। अत्यधिक भोजन करना, जुआ खेलना, शराब पीना और धूम्रपान करना सभी को डोपामाइन व्यसन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये हमें वह डोपामाइन प्रदान करते हैं जिसकी हमें तलाश होती है। जब हम डोपामाइन के इन विस्फोटों की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, तो वे लत बन जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसी तरह कॉरपोरेट प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रदर्शन के लिए डोपामाइन ईंधन वाली लत को बढ़ावा दे सकते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। अनिवार्य रूप से हम कार्यस्थल प्रदर्शन के आदी हो जाते हैं। कंपनियों की प्रोत्साहन संरचनाएं सहयोग, सूचना साझा करने और दूसरों की मदद करने की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्राथमिकता देती है। डोपामाइन की लत और स्वार्थी व्यवहार सुरक्षित और उत्पादक कार्य वातावरण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहारों के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण की कमी का परिणाम हो सकता है। यह लत निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, बाहरी लोगों के प्रति चिंता को कम कर सकती है तथा व्यक्तियों को अगले डोपामाइन हिट के प्रति जुनूनी बना सकती है, जिससे पूरी कंपनी को नुकसान हो सकता है। स्वार्थ बेबी बूमर्स और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। वे दूसरों की सेवा करने को बहुत महत्व देते हैं, जबकि पीढ़ी एक्स और वाई अमूर्त चीजों से निपटना पसंद करते हैं और आत्मकेंद्रित होते हैं। हाल के वर्षों में, खास तौर पर 2010 के दशक में कार्यस्थलों में विविधता बहुत बढ़ गई है। परंपरावादी 1946 से पहले पैदा हुए लोग 70 साल की उम्र तक काम करते रहे हैं, जो किसी भी अन्य पीढ़ी की तुलना में अधिक है। 2015 तक अधिकांश श्रमिक बेबी बूमर्स थे, लेकिन उससे पहले अधिकांश श्रमिक 1977 और 1997 के बीच पैदा हुए लोग थे। इन लोगों को मिलेनियल्स कहा जाता था। यह आयु विविधता कार्यस्थल पर तनाव का कारण बन सकती है, जब कुछ पीढ़ियों के सदस्यों को अन्य पीढ़ियों के सदस्यों द्वारा कम आंका जाता है। पीढ़ी एक्स और वाई को सिखाया गया था कि वे जो चाहे पा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस सबक का गलत इस्तेमाल किए। 1980 और 1990 के दशक में बड़े होते हुए जेनरेशन एक्स ने अपना सिर झुकाकर कड़ी मेहनत की। इसके विपरीत पीढ़ी वाई को प्रायः हकदार समझा जाता है, लेकिन यह इस गलत धारणा के कारण उत्पन्न अधीरता के कारण है कि सफलता शीघ्र मिलती है और रिश्तों को प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भरता होती है। वे ऐसी दुनिया में पले बढ़े हैं जहां पैसा सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है और संख्या लोगों से अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी आंतरिक पुरस्कार प्रणाली में यह व्यवधान उन्हें अपने माता पिता की अति के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील बना सकता है, लेकिन हममें से कोई भी इससे अछूता नहीं है। यदि बूमर्स को उनका डोपामाइन उन लक्ष्यों से मिलता है जो अधिक और बड़े पर केंद्रित होते हैं, तो जेन वाई को उनका डोपामाइन किसी भी चीज से मिलता है जो तेज या अभी पर केंद्रित होती है। कर्मचारियों को एक दूसरे की पीढ़ियों के बारे में सामान्यीकरण करने से हतोत्साहित करना आयु विविधता के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने की एक रणनीति है। यहाँ तक कि निस्वार्थ हितों की ओर झुकाव रखने वाले परंपरावादी और अधिक स्वार्थी बेबी बूमर्स भी एक स्वस्थ सुरक्षा चक्र में उन नेताओं के साथ सहयोग कर सकते हैं जो उनका ख्याल रखते हैं, जब उन्हें एक साथ काम करने और एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भाग 8। नेता बनना। कई संगठनात्मक संस्कृतियां संख्या और प्रदर्शन पर निर्भर होती है, जिसका स्वास्थ्य और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा
व्यक्ति अल्फा स्टेटस की मानवशास्त्रीय आवश्यकता को पूरा करने की अपेक्षा सेलिब्रिटी या धन को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालांकि इस लत को पहचानना केवल पहला कदम है। इस लत को पैदा करने वाली प्रणालियों को बदलने और सहयोग को प्रोत्साहित करने वाली नई प्रणालियों का निर्माण करने के लिए सहयोग करना आवश्यक है। यह कार्य अकेले पूरा नहीं किया जा सकता। डोपामाइन की लत में फंसी कंपनियां स्वयं को नियंत्रित करने में असमर्थ होंगी तथा जो लोग स्वयं लत पर काबू पाने का प्रयास करेंगे वे आमतौर पर असफल हो जाएंगे। सफलता के लिए अक्सर एक प्रायोजक या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो सहायता प्रदान करता है और स्नेहपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ बनाता है। ऑक्सीटोसिन, जो विश्वास और प्रेम को बढ़ावा देता है, शराबियों और हेरोइन के आदी लोगों को नशे की लत और वापसी के लक्षणों पर काबू पाने में मदद करने के लिए आवश्यक है। साक्ष्य बताते हैं कि सेवा, त्याग और निस्वार्थता के कार्यों के माध्यम से ऑक्सीटोसिन का स्वस्थ स्राव विषाक्त कॉर्पोरेट संस्कृति को दूर रखने में मदद कर सकता है। वस्तुकरण तब होता है जब कोई संसाधन इतना सामान्य हो जाता है कि उसका कथित मूल्य कम हो जाता है, जैसा कि कंप्यूटर के मामले में होता है। बहुतायत से मूल्य नष्ट हो सकता है और हम चीजों की अधिक सराहना तब करते हैं जब हमें उनके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है या जब उन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संघर्ष, चाहे वह हीरा हो, व्यावसायिक सफलता हो या कोई रिश्ता हो, उसके मूल्य में योगदान देता है। हमारा शरीर ऑक्सीटोसिन छोड़ता है जो हमें जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरे शब्दों में, जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हम जैविक रूप से एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। यदि हमारी प्रजाति तब फलती फूलती है जब हम विपत्ति पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने के लिए मजबूर होते हैं, तो हमें अपने आधुनिक समृद्धि युग के लिए विपत्ति को पुनः परिभाषित करना होगा। सफल संगठनों के नेताओं को अपनी सफलता के संबंध में अपने संघर्षों को पुनः परिभाषित करना चाहिए ताकि वे नवाचार कर सकें या अपने लोगों से वफादारी और प्रेम प्राप्त कर सके। सीमित संसाधनों वाले छोटे व्यवसायों के लिए अस्तित्व एक वास्तविक चिंता का विषय है, जबकि बड़े, अधिक सफल व्यवसाय विकास से प्रेरित होते हैं। दूसरी ओर, विकास मानव आत्मा को प्रबुद्ध नहीं करता है। नेताओं को लोगों को काम पर आने के लिए एक कारण प्रदान करना चाहिए तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए एक ऐसे विश्व की परिकल्पना प्रस्तुत करनी चाहिए जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। उन्हें समस्याओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि कोई भी यह न जान पाए कि उनका समाधान कैसे किया जाए। महान नेता यही करते हैं। निष्कर्ष। भाग 1। सुरक्षित महसूस करने की हमारी जरूरत। बिना किसी दबाव या बल के लोग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की मदद करने और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब लोगों को संगठन के अंदर से खतरों का प्रबंधन करना पड़ता है, तो संगठन स्वयं बाहर से आने वाले खतरों का सामना करने में कम सक्षम हो जाता है। यह शीर्ष पर बैठे किसी व्यक्ति का निर्देश देना नहीं है जो लोगों को महान बनाता है। यह महान लोग ही है जो शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को प्रतिभाशाली बनाते हैं। भाग 2। शक्तिशाली ताकतें। केवल अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करने से समूह को नुकसान हो सकता है, जबकि समूह को आगे बढ़ाने के लिए केवल काम करने से हमें व्यक्तिगत रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। जब प्रणाली डिजाइन के अनुसार काम करती है तो हमें पर्याप्त पोषण मिलता है, हमारा काम पूरा होता है और हम प्रगति करते हैं। हम अकेले जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। अकेले रहना तो दूर की बात है। चाहे हम इसे स्वीकार करना चाहें या नहीं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। ऐसी कुछ ही भावनाएं हैं जो मनुष्य को अपनेपन की भावना से अधिक चाहिए। सुरक्षा के घेरे के अंदर होने की भावना। भाग 3। वास्तविकता। विश्वास को व्यक्तियों और समूह के बीच साझा किया जाना चाहिए। भरोसा चिकनाई की तरह है। यह घर्षण को कम करता है और प्रदर्शन के लिए ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। भाग 4। हम यहाँ कैसे पहुँचे। अगर कुछ भी हो तो लोगों की तुलना में प्रदर्शन को प्राथमिकता देना मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। समस्या यह है कि हमें नेतृत्व करने के लिए ऐसे नेता होने चाहिए जिनका हम अनुसरण करना चाहें। बहुतायत विनाशकारी हो सकती है क्योंकि यह चीजों के मूल्य को खत्म कर देती है। जितनी अधिक दूरी होगी या हम जितनी अधिक ऐसी चीजें करेंगे जो अमूर्तता को बढ़ाएंगी, उतना ही एक दूसरे को मानव के रूप में देखना कठिन हो जाएगा। भाग 5। अमूर्त चुनौती। लोग जितने अधिक अमूर्त होते जाते हैं, हम उन्हें उतना ही अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं।
बड़ी संख्या का धन या उत्पादों का प्रतिनिधित्व करना एक बात है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करने लगती है, जैसा कि स्टालिन ने हमें बताया, तो हमारी सहानुभूति की क्षमता कम होने लगती है। विश्वास किसी पर्दे के माध्यम से नहीं बनता, यह एक मेज के पार बनता है। भाग 6 विनाशकारी बहुतायत। एक कमजोर संस्कृति में हम सही काम करने से हटकर वह काम करने के पक्ष में होते हैं जो मेरे लिए सही है। एक नेता जितना अधिक ध्यान अपनी संपत्ति या शक्ति पर केंद्रित करता है, वह नेता की तरह व्यवहार करना बंद कर देता है और एक तानाशाह के गुणों को अधिक अपनाना शुरू कर देता है। एक सच्चा नेता बनने के लिए गहरा विश्वास और निष्ठा पैदा करने के लिए सच बोलने से शुरुआत होती है। ग्राहक कभी भी किसी कंपनी को तब तक पसंद नहीं करेंगे जब तक कि कर्मचारी पहले उससे प्यार न करें। भाग 7 नशेड़ियों का समाज। नेतृत्व का मतलब संख्याओं की नहीं बल्कि जीवन की जिम्मेदारी लेना है। स्वस्थ समाज की तरह स्वस्थ संगठनों में भी जीतने की चाहत को उन लोगों की देखभाल करने की इच्छा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए जिनकी सेवा करने का हम दावा करते हैं। भाग 8 नेता बनना। सुरक्षा चक्र उन लोगों द्वारा मजबूत रखा जाता है जो इसके भीतर रहते हैं और काम करते हैं। हम काम को नहीं बल्कि उस सौहार्द को याद करते हैं जिस तरह से समूह ने एकजुट होकर काम पूरा किया। वास्तव में हमें प्रेरित करने के लिए हमें ऐसी चुनौती की आवश्यकता है जो उपलब्ध संसाधनों से बड़ी हो। मानव जाति 50,000 वर्षों से इसलिए उन्नति कर रही है क्योंकि हम स्वयं की सेवा करने के लिए प्रेरित हैं, बल्कि इसलिए कि हम दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित हैं। बुक रिव्यू पर्सनल ओपिनियन। जब मैंने पहली बार यह पुस्तक पढ़नी शुरू की तो मैंने सोचा कि यह पूरी तरह से व्यवसाय और एक बेहतर प्रबंधक बनने के बारे में होगी। जब मैंने यह पुस्तक पढ़ी तो मैं दंग रह गया और मुझे एहसास हुआ कि यह केवल नेतृत्व कौशल के बारे में नहीं है। कई महत्वपूर्ण मोड़ों पर मुझे रुककर उन संगठनों के बारे में सोचना पड़ा जिनके लिए मैंने अतीत में काम किया था, और यह भी कि सिने की अंतर्दृष्टि मेरे अपने कार्य अनुभव पर कैसे लागू होती है। पुस्तक लीडर्स ईट लास्ट ने मुझे उन संगठनों और नेताओं पर विचार करने का अवसर दिया जिनके लिए मैंने अतीत में काम किया था, तथा यह देखने का अवसर दिया कि उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत किया, तथा उन निर्णयों ने कंपनी की संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किए। प्रबंधन पर अन्य कार्यों की तुलना में लीडर्स ईट लास्ट सामान्य पाठकों के लिए कहीं अधिक सुलभ है। पुस्तक की शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इसका निष्कर्ष भी उतना ही संतोषजनक होगा। एक भावी नेता के लिए यह काफी प्रेरणादायक था। वह एक ऐसे आदर्श समाज की तस्वीर पेश करता है जिसका सपना बहुत से लोग देखते हैं। यह प्रभावी नेता बनने के लिए कोई मैनुअल नहीं है, लेकिन यह अधिकार प्राप्त किसी भी व्यक्ति के लिए एक ठोस आधारशिला है जो अपने कर्मचारियों के बीच विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहता है। यह पुस्तक निम्नलिखित के लिए है: जो लोग अपने नेतृत्व गुणों में सुधार करना चाहते हैं, जो लोग अपने संगठन को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग अपने पेशे में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने पुस्तक के विचारों को कैसे क्रियान्वित किया। सबसे महत्वपूर्ण सबक वे हैं जिन्हें आपको खुद को दोहराने की जरूरत है, और लीडर्स ईट लास्ट ने मुझे याद दिलाया कि मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं उनके साथ सहानुभूति, सम्मान के साथ पेश आऊं और उन्हें समर्थन दूं। यदि मैं अपने आसपास के लोगों की भलाई को प्राथमिकता दूं और उन्हें प्रथम स्थान पर रखूं, तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक छोटा सा कदम जो आप उठा सकते हैं। साइमन सिनेक द्वारा लिखित लीडर्स ईट लास्ट में दिए गए विचारों को लागू करने के लिए एक छोटा सा कदम जो आप उठा सकते हैं वह है अपने कर्मचारियों की बात को सक्रिय रूप से सुनना। एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाएं जहां आपके कर्मचारी प्रतिशोध के डर के बिना अपने विचारों और चिंताओं को साझा करने में सहज महसूस करें। प्रत्येक कर्मचारी के साथ नियमित रूप से व्यक्तिगत बैठकें आयोजित करें ताकि यह देखा जा सके कि वे कैसा काम कर रहे हैं तथा उनके काम और समग्र कार्य वातावरण के बारे में फीडबैक मांगा जा सके। खुले और ईमानदार संचार को प्रोत्साहित करें, सहानुभूति का अभ्यास करें और अपने कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने वाले परिवर्तन या सुधार लागू करके प्राप्त फीडबैक पर कार्रवाई करें। अपने कर्मचारियों की बात सक्रियता से सुनकर आप यह प्रदर्शित करते हैं कि आप उनके सुझावों को महत्व देते हैं और उनकी भलाई के बारे में चिंतित है। यह छोटा सा कदम एक सकारात्मक और सहायक कार्य संस्कृति बनाने में बहुत सहायक हो सकता है, जो कि लीडर्स ईट लास्ट में एक प्रमुख अवधारणा है।